दोस्तों नमस्कार। दिव्यमाइस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 19 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक रेगुलर लाते रहें। आज द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है हुज प्लेजर, और दूसरे आर्टिकल में बात होगी द डायर नीड टू टॉक अबाउट 1962। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है हुज प्लेजर, किसका आनंद। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन फॉर अ गवर्नर टू सैक मिनिस्टर्स। संविधान में राज्यपाल के लिए मंत्रियों को बर्खास्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से अभी केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी द्वारा एक वक्तव्य दिया जाता है, जो कि एक इनडायरेक्ट थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है कि इंडिपेंडेंटली गवर्नर यदि चाहे तो वो जो मंत्री होते हैं उनको वो बर्खास्त कर सकते हैं। और ये बात तब कह रहे हैं कि जब एक इंडिविजुअल जो मिनिस्टर हैं केरला के, हायर एजुकेशन मिनिस्टर जी, वो एक वक्तव्य देते हैं, अभी आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसी के रिएक्शन में जो गवर्नर साहब हैं इनका वक्तव्य आता है कि ऐसे वक्तव्य जो गवर्नर ऑफिस है उसकी डिग्निटी को कम करते हैं और इनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है विड्रॉवल ऑफ प्लेजर के रूप में, जो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है उसके रूप में। अब बात हो रही है कि जब भारत के संविधान की बात होती है, इसके अनुच्छेद 164 की हम बात करेंगे, जहां पर यह कहा जाता है कि जो गवर्नर द्वारा चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के उनकी नियुक्ति होगी, और उसके बाद जो दूसरे मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाएगी, किंतु मुख्यमंत्री से सलाह करने के बाद। और आगे आर्टिकल 164 में यह भी कहा गया है कि जो वो मंत्री होते हैं वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक ड्यूरिंग ऑफिस होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। और बेसिकली ये जो प्लेजर ऑफ गवर्नर, ये जो फ्रेज यहाँ पर दिया गया है, इसी का इस्तेमाल करके गवर्नर साहब अपना स्टेटमेंट देते हैं। अब चूंकि बात कही जा रही है ये जो प्लेजर ऑफ गवर्नर अथवा जो गवर्नर का प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत की जब बात कही जा रही है, तो एक तरीके से ये उपमा के तौर पे 164 जो अनुच्छेद है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो असली शक्ति है मंत्रियों को जब हटाने की बात आती है तो गवर्नर गवर्नर में न निहित होकर बल्कि मुख्यमंत्री में निहित होती है। और जुडिशियली भी इस बात को निश्चित कर चुका है कि जब भी बात आएगी कि मेजॉरिटी सिद्ध करने की बात आएगी तो इसको फैसला जो होगा वो फ्लोर पे कॉन्फिडेंस वोट के द्वारा किया जाएगा। कहीं से भी गवर्नर के पास ऐसी शक्तियां नहीं होती हैं कि वो मंत्रियों को इंडिविजुअली बर्खास्त कर सकते हैं। और अब आगे ये बात कही जा रही है कि मामले की शुरुआत होती है जिस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान जी द्वारा जो केरला यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2022 है उसको, उस पे अपना जो एसेंट अभी इनको देने के लिए जब बिल इनके पास आता है तो ये इसको रोक लेते हैं। और ऐसे में जो केरला के हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु जी हैं वो एक टिप्पणी कर देते हैं कि गवर्नर को जो बिल है उसको वापस पुनर्विचार के लिए लौटा देना चाहिए और उसको काफी लंबे समय तक रोक के नहीं रखना चाहिए। और इसी बात से नाराज होकर गवर्नर साहब ये टिप्पणी कर देते हैं कि जो मंत्री हैं उनको गवर्नर किस प्रकार से कार्य करेंगे उसमें बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है अथवा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक गवर्नर साहब की बात बिल्कुल सही भी लगती है, किंतु आगे गवर्नर साहब इस बात को कह देते हैं कि यदि ऐसे वक्तव्य जो गवर्नर, जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है उसकी डिग्निटी को अगर डिटरमाइन करेंगे तो गवर्नर चाहे तो मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। यहाँ पर गवर्नर साहब को यह समझना होगा कि जब ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो चूंकि यथार्थ का ध्यान रख के स्टेटमेंट को देना चाहिए, गवर्नर को अपने पद की गरिमा का ध्यान खुद भी अपने वक्तव्यों में रखना चाहिए। और अब चूंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर, जो कुलाधिपति होते हैं, वो राज्य के गवर्नर होते हैं। और ऐसे में कई बार जो घर्षण होता है ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। और अब चूंकि
जो ऑफिस ऑफ चांसलर की हम बात करते हैं तो ये संविधान के द्वारा नहीं निर्मित है, बल्कि कानून के द्वारा चांसलर पद का निर्माण होता है। और जब कानून की बात होती है, कानून द्वारा निर्माण होता है, तो जो लेजिस्लेचर होता है, विधायिका, यदि वो चाहे तो इसमें जो गवर्नर का रोल है उसको कम कर सकता है, अथवा यहाँ तक भी अगर विधायिका चाहे कि गवर्नर को चांसलर अब नहीं बनाया जाएगा, तब भी ऐसी शक्ति जो राज्य की विधायिका है उसके पास होती है। वो चाहे तो ऐसा कर सकती है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बात हो रही एमएम पुंची जो आयोग था उसके द्वारा भी ये कहा गया था कि जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उनको चांसलर कुलाधिपति इसके अतिरिक्त बोझ से हटा देना चाहिए। और अब चूंकि जो संविधान होता है उसके द्वारा ये अपेक्षित होता है कि जो राज्यपाल है उनके द्वारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस दिशा में होगा कि जो राज्य सरकार है उनके द्वारा संविधान का कहीं से उल्लंघन न हो। यदि ऐसा होता है तो वो सचेत करने के लिए करेंगे, किंतु कहीं से भी जो राज्यपाल हैं वो पैरेलल पावर सेंटर के रूप में स्थापित नहीं होंगे। ऐसा संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, नहीं जो संविधान निर्माता थे उनके मन में ऐसी बात थी जब गवर्नर की भूमिका का निर्धारण किया जा रहा था। अगले आर्टिकल में बात हो रही द डायर नीड टू टॉक अबाउट 1962 1962 के बारे में बात करने की सख्त जरूरत। Even as the nation rejoices in India's battle victories that came later, there is a need to know the truth behind the dark period in war history. भले ही देश बाद में भारत की युद्ध जीत के लिए खुश है, लेकिन युद्ध के इतिहास में अंधेरे दौर के पीछे की सच्चाई जानने की आवश्यकता है। आर्टिकल में बात हो रही है 1962 में भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उससे क्या हमने सबक लिया, इसकी बात हो रही है। चूंकि कल 20 अक्टूबर को 60 वर्ष हो जाएंगे जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। भारत चीन का युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से 20 नवंबर 1962 तक चला था। ये 30 दिन जो युद्ध चला था उसमें बहुत सारे बलिदान हुए थे। रिपोर्ट की माने तो तकरीबन 1400 के आसपास सैनिक मारे गए थे, 1000 से अधिक घायल हुए थे, 1700 के आसपास लापता हुए थे, 400 से ज़्यादा युद्ध बंदी बनाए गए थे। और अब ऐसी बात आ रही है कि क्या ये जो भी बलिदान थे ये व्यर्थ चले गए। बेसिकली आर्टिकल में बात हो रही है कि किस तरीके से हम 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उससे क्या सबक ले सकते हैं, और 5 मुख्य बिंदुओं को इसमें चर्चा किया गया। पहला बिंदु की बात हो रही है कि जिस तरीके से हम आज बहुत सारे सूचकांक इंडेक्स बनाते हैं, क्या एक ऐसा भी इंडेक्स होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जहां पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी भी रैंकिंग निर्धारण की जा सके कि वो कितना इथिकल है, उसकी बातों का कितना महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय जब शांति प्रक्रिया की बात आती है तो जो राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व होता है उसका कितना योगदान होता है। बेसिकली बात इसलिए भी कही जा रही है कि जिस तरीके से 1962 के दौरान में राष्ट्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनकी छवि काफ़ी सकारात्मक देखने को मिलती है, नहीं सिर्फ एशिया अफ्रीका जैसे देशों में बल्कि जो पश्चिमी देश है वहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा सम्मान था। और ऐसे में चीन द्वारा एक घात कर दिया जाता है, और जो अल्पकालिक जो मॉरल की बात चीन द्वारा की गई थी जिसके छलावे में चीन के द्वारा अटैक कर दिया जाता है, और निश्चित तौर पर भारतीय सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं रहती और लगभग हर फ्रंट पे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अब आगे दूसरे पॉइंट में ये बात कही जा रही है जिस तरीके से भारत चीन के युद्ध में इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफेंसिव फ्लीट होती है, युद्धक जो फ्लीट है, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जबकि बाद में कई सारे विश्लेषण द्वारा ये कहा जाता है कि यदि भारतीय जो एयरफोर्स है इसका इस्तेमाल किया गया होता उस वक्त जो ऑफेंसिव फ्लीट होती है, तो निश्चित तौर पर जो परिणाम थे वो काफ़ी बदले हुए नज़र आ सकते थे। अब तीसरे बिंदु की जब बात कही जा रही है तब तीसरे बिंदु में जिस तरीके से जो राजनीतिक, ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री के जो टॉप जो लीडरशिप थी सबके बीच में समन्वय की कमी भी देखने को मिलती है, और कई बार जो प्योर मिलिट्री ऑपरेशन हो सकते थे वहां पर भी राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलते हैं, जिसके परिणाम में जो
रिजल्ट हैं वो निश्चित तौर पर उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से युद्ध भूमि में जो भारतीय जवान के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था उससे हम क्या सीख सकते हैं। मेजर शैतान सिंह जैसे सरीखे वीर योद्धा का नाम भी सामने आता है जो इतिहास में अमर हो गए हैं। किंतु जब भारतीय वायुसेना की बात होती है, इंडियन एयरफोर्स की बात होती है, तो 1962 के युद्ध में इसके रोल को काफ़ी ज़्यादा कम करके आंका जाता है। इवन हम याद भी नहीं करते हैं, जबकि लगातार जो लॉजिस्टिक एंड की बात हो, आपूर्ति श्रृंखला को 24 घंटे बनाए रखने की बात हो, घायलों को लाने की बात हो, वहां पर निर्बाध रूप से 24 घंटे भारतीय वायुसेना खड़ा था। और इवन जो पायलट थे उनको अपनी नींद पूरा करने का जो समय था, वो जो फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती थी लैंडिंग से पहले का जो समय रहता था, ऐसे समय पे फ्लाइट को जो को पायलट जो न्यू रिक्रूट थे उनको फ्लाइट की जिम्मेदारी देकर वो उस अल्प समय में नींद लेते थे ताकि वो अगली जो फ्लाइट टेक ऑफ होगा उसके लिए खुद को तैयार कर सकें। और अंतिम बिंदु में बात हो रही है जब जो ग्राउंड पे जो फ्रंट वॉरियर थे उनको जिस तरीके से युद्ध के बाद जो भी वांछित सम्मान था, चाहे वो उनकी पोजीशन की बात हो, आर्थिक सम्मान की बात हो, वैसा नहीं मिलता है। और इन सबसे सबक लेने की ज़रूरत है कि आगे के समय पे कभी भी इसको नहीं दोहराया जाए, क्योंकि चूंकि आर्टिकल में बात हो रही है 1962 की, और निश्चित तौर पर 1962 के बाद होता है 1965 का युद्ध और 1971 का युद्ध। 1965 भारत पाक युद्ध में भारत की जीत होती है। 1971 भारत पाक में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश का निर्माण होता है। दोनों ही युद्ध में भारतीय सेना की कुशलता देखी जाती है। हर फ्रंट पे बेहतर संचालन, बेहतर नेतृत्व देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो न्यू के तौर पर 1962 की जो भी विफलताएं थी, जो सबक था, वो एक न्यू तैयार करता है जो कि आगे के समय पे हमको और बेहतर युद्ध परिचालन में मदद करता है। और ऐसे में इस आर्टिकल का उद्देश्य यही है कि हर फ्रंट पे एक अपील की जा सके, चाहे वो राजनेता हो, हमारे युवा नागरिक हो, सैन्य के जो ऑफिसर्स हैं, सबके लिए कि 1962 का जो युद्ध है उसको नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे में सरकार को भी एक अपील की गई है कि क्या अब एक समय आ चुका है कि जो हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट है इसको सार्वजनिक पटल पर ला दिया जाए, क्योंकि ये अभी भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में है। और हम जो देश के जो सैनिक हैं, देश की जो आम जनता है, उनको जो दुर्भाग्यपूर्ण समय के बीच जो भी कुछ हुआ सब कुछ जानने का अधिकार है। अब ये समय आ चुका है, ऐसा इस आर्टिकल में अपील की गई है। और अंत में ये भी बात कही जा रही है कि 1962 का युद्ध जिसकी कम ही बात होती है, वो हमारे इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और निश्चित तौर पर इसकी बात होनी चाहिए। और चूंकि कल 60 वर्ष पूरे होंगे इस युद्ध को शुरू हुए, तो ऐसे में हर फ्रंट पे बात होनी चाहिए। इवन मीडिया में भी एटलीस्ट एक श्रद्धांजलि ही सही इस टॉपिक को डिस्कस करने की ज़रूरत है। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।